Good morning, students of semester 6. Today we have discussed 1935 Act. भारत में भारत सरकार का 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम के बाद जब इसमें सफलता भारतीयों को नहीं मिल पाई, उस नियम में चैम्बर्स मॉन्टेस्क्यू फेल हो चुका, तो भारतीयों के संतोष के लिए इसने 1935 का अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया गया कि अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर्स भारतीयों के हितैषी हैं और स्वशासन जैसी व्यवस्था भारतीय को समाज में स्थापित हो। लेकिन भारतीय लोगों के मन में यह हो रहा था कि यह घोर निराशावादी है कि ब्रिटिशर्स खाली अपना सोच रहे थे। वायसराय जो भी आता था, गवर्नर को पूरा अधिकार था कि वह यहाँ का धन से अपना सारा खर्च मेंटेन करता था और इस तरह से भारतीय अंग्रेजों के बीच यह एक असंतोष की भावना 1919 में आई। इसके बाद असंतोष की स्थिति होने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय के मन में हम कैसे अपना विश्वास जगाएं। इसके लिए एक आयोग का गठन किया और वह आयोग का काम था कि भारतवर्ष में कैसे नीति निर्धारण किया जाए, ब्रिटिश गवर्नर जो हैं भारतीयों पर किस प्रकार राज्य करें, इन सब का नियमावली इंग्लैंड में तैयार किया गया और उसमें संपूर्ण देश में परिवर्तन आया और भारतीयों को लगा कि 1935 का अधिनियम में हमें बहुत कुछ छूट मिलेगा और भारतीयों को शासन में हिस्सा लेने का औचित अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतवासियों ने क्या किया, जब 1935 अधिनियम में भारतीयों के समक्ष आया तो वहां पर असंतोष की भावना आने लगी। तो तुरंत अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के मन को शांत करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की और साइमन कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था, इसके पूर्व ने उन्होंने 8 सदस्यीय मेंबर भारतीय को बनाया। मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई जो भारतीय के तत्कालीन समस्या पर जागरूक करते हुए इस तरह की बात वह कहेंगे। लेकिन यह रिपोर्ट उनके समक्ष गया और इसके बाद 1932 ईस्वी के आते आते 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ इंग्लैंड में। भारतीयों की प्रणाली के बारे में वहां की महारानी जो सरकार गवर्नर वायसराय थे, सबने इसका आलोचना किया और कैसे बर्बरतापूर्ण भारतीयों पर शासन किया जाए। और इधर जो भारतीय थे उनके मन में घोर असंतोष पनपता जा रहा था। प्रधानमंत्री इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने कॉम्युनल पैक्ट के तहत घोषणा की कि हिंदू और मुसलमानों का मतभेद भुला दिया जाए। हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय थे और दोनों के बीच डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अपनाई गई थी उसको समाप्त करके दोनों अगर एक हो जाएंगे और तब हम ब्रिटिशर्स का मुकाबला करेंगे तो वहां पर हमारा अंग्रेजों के मन में भय हो जाएगा, डर हो जाएगा। इसके बाद पूना का पैक्ट, पूना समझौता, इस सांप्रदायिक समझौता को वापस किया गया। लंदन के गोलमेज सम्मेलन के बाद तीसरे गोलमेज सम्मेलन में यह एक श्वेत पत्र व्हाइट लेटर निर्गत किया गया और उसमें उच्च सदन और निम्न सदन का जिक्र किया गया और इसके बाद यह एक विचार विमर्श किया गया और ठीक 1935 के आते आते 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो निर्णय आया और उस निर्णय के बाद भारतीयों के मन में आया कि अब हम
यह 1935 का अधिनियम है क्या? तो इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत, प्रमुख विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स ऑफ 1935 एक्ट का क्या है, वह निम्नांकित कारण इसके हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम के तहत यह एक बहुत ही विशाल और जटिल प्रश्न था। भारतीयों के मन में संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्या राइट होना चाहिए भारतीयों को, और यह अधिनियम अपने आप में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय स्वतंत्र भारत के संविधान की बहुत सी धाराएं 1935 के एक्ट में से ली गई। जब संविधान निर्माताओं ने इसका निर्माण किया गया तो बहुत सी धारा को भारत में संविधान निर्माण के समय 1935 के अधिनियम के एक्ट को सम्मिलित किया गया। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, पहला तो प्रोपोजल आया इसका, पहला इसकी विशेषता के तौर पर हम कह सकते हैं 1935 का अधिनियम में यह एक प्रपोजल आया, और इस प्रपोजल के तहत, इसमें सिद्धांत के तहत में यह आया कि इस अधिनियम का सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि संघात्मक शासन प्रणाली है। यह प्रजातंत्रात्मक संघात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया, जिसमें भारतीय को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसमें राज्यों से 375 और काउंसिल से 125 और 60 इस तरह से मेंबर का चुनाव किया गया, और इस तरह सब लोग नियुक्त किए गए संघ में, राज्य में, कस्बे में। और भारतीय संघीय शासन की मूल आवश्यकताओं में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ठीक उसका निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में के तहत में हम एक ओर सदस्यों को ओर देखते हैं तो दूसरी ओर भारत में उस समय की जो आकांक्षाएं थे ब्रिटिशर्स के से वह देखते हैं। यह भारतीय संघ बनाने में बहुत काम किया। इसी के अंतर्गत नंबर 1, कम से कम भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट में 52 रिप्रेजेंटेटिव का होना आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट, जन रियायत जनसंख्या के समस्त जनसंख्या से कम न हो। 1935 के अधिनियम में वर्णित सिद्धांत की स्थापना हो सकी, और इनके बाद नेक्स्ट आता है केंद्र में द्वै शासन प्रणाली की स्थापना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो तरह की शासन नीति ब्रिटिश काल में अपनाई। 1919 में जो द्वैध शासन प्रणाली था तो बहुत से अधिकार जो राज्य को दिया गया था और बहुत सा अधिकार केंद्र के पास में था, वह दोषपूर्ण था। वह 1919 का अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू किया गया वह पूर्णतः असफल रहा, फेल्योर हो गया, जिसके बाद लोग इसके पश्चात 1935 के अधिनियम के तहत में यह कार्य किया गया, और यह अधिकांशतर रियासतों में, राज्यों में जो इंडिपेंडेंट राजाओं का जो शासन था यह नियम मानने के लिए बाध्य हुआ, और इसकी स्थापना हुई और यह फेल्योर हो गया। अंग्रेजी सरकार की नीति स्पष्ट होती है कि भारतीयों को किसी भी प्रकार का शक्ति नहीं देना चाहते थे। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत से वह अपना बैग एंड बैगेज हो जाए और भारत का अपना शासन व्यवस्था हो। यह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए अपना काम करना चाहते थे। यह हुआ नंबर 2, और इसी के अंतर्गत यह एक और प्रश्न आया कि नियमों के विषय के अंतर्गत रोड मैप तैयार किया गया कि किस तरह से काम करना है। व्यक्तिगत निर्णय में 2% अधिकार
मंत्रियों का था। उस समय क्या गवर्नर जो था उसका विशेषाधिकार प्राप्त था, कानून में फेरबदल करने का अधिकार उसे मिला हुआ था। तो इस तरह नंबर 2 हुआ। नंबर 3, शासन के विषय की सूचना। शासन कैसे चलाना है, किस विषय पर क्या सूचना होगी, कौन सा नियम होगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा शासन की 3 सूचियों की प्रथा का अपनाई गई। केंद्रीय सूची संपूर्ण देश में देश के संबंध वाले विषय जिनकी संख्या थी 59, राज्यों की अधिकार क्षेत्र में जो था 54, संघीय सूची, और इस तरह से 36 विषयों पर मतभेद होने पर संघीय व्यवस्था और न्यायालय को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ऐसे मामले का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार गवर्नर को था।